हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आपकी क्लास 8 का साइंस का जो कल पेपर होना है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्ज़ाम में इनमें से सारे क्वेश्चन मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, मोमबत्ती की ज्वाला के सबसे बाहरी क्षेत्र का रंग होता है, तो इसका उत्तर है नीला। द कलर ऑफ आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ कैंडल फ्लेम इज ब्लू। सेकेंड है, व्यस्त यातायात में ध्वनि की प्रबलता होती है। द लाउडनेस ऑफ साउंड इन अ बिजी ट्रैफिक इज 30 डेसिबल, 60 डेसिबल, 70 डेसिबल और 90 डेसिबल। तो इसका आंसर है बेटा 70 डेसिबल। नेक्स्ट है, भारतीय विशाल गहरी का क्या नाम है? तो इसका नाम है बेटा ग्रेट इंडियन स्क्विरल, का नाम है बिसन। स्पेलिंग है BISON, बिसन। नेक्स्ट है हमारा, जल के विद्युत अपघटन पर घन टर्मिनल पर एकत्रित होने वाली गैस है, तो इसका आंसर है ऑक्सीजन। निम्न में से कौन स्वतः दहन का उदाहरण है? स्वतः दहन मतलब अपने आप जलना, तो आपको पता है बच्चों फास्फोरस जो है वो स्वतः दहन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द पृथ्वी के मध्य भाग को क्या कहते हैं? पृथ्वी के मध्य भाग को प्रवार कहते हैं, मेंटल कहते हैं। स्पेल है MENTLE, मेंटल, प्रवार या मेंटल। नेक्स्ट है, संरक्षण तथा जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? इसका उत्तर है बच्चों जिंक की। नेक्स्ट हमारा है, कंपन की आवृत्ति अधिक हो तो ध्वनि कैसी होगी? तीखी होगी। ध्वनि कैसी होगी? तीखी होगी। नेक्स्ट है, अब हमारा सेक्शन भी स्टार्ट होता है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। पहला है, निम्न के दो उदाहरण दीजिए खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल के दो उदाहरण याद करना बच्चों, चावल और मक्का। रबी की फसल के दो उदाहरण है गेहूं, चना। नेक्स्ट है, CNG और LPG का ईंधन के रूप में उपयोग करने से क्या लाभ है? तो देखो CNG और LPG, इनको ईंधन के रूप में प्रयोग करने पर कई फायदे हैं, जैसे कि ये स्वच्छ ईंधन है, इनका भंडारण और परिवहन आसान है और ये प्रदूषण कम करते हैं। LPG जो हमारे घरों में सिलेंडर यूज करते हैं ना गैस चूल्हे पर, वो होता है, तो देखो वो स्वच्छ होता है, इसमें कोई आपको स्मेल वगैरह नहीं आती है, और इनको आप सिलेंडर को आप कहीं भी स्टोर कर सकते हो, और इनको कहीं ले जाना भी बहुत आसान होता है, ये प्रदूषण भी कम करते हैं। सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग जीवाणु, कवक कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल और विषाणु हैं। जीवाणु को हम कहते हैं बैक्टीरिया, कवक को कहते हैं फंगी, और शैवाल को कहते हैं एल्गी, और विषाणु होता है वायरस, जो विभिन्न प्रकार के जीवों और वातावरण में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकनी सतह पर दौड़ना कठिन क्यों होता है? चिकनी सतह पर दौड़ना मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ घर्षण कम होता है, जिससे फिसलने और संतुलन बनाए रखने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट है, खरपतवार क्या होते हैं, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? बच्चों आप इस वीडियो के स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, आराम आराम से बोल रहा हूँ, और सारे क्वेश्चनों को एक दो बार पढ़ेंगे, याद हो जाएंगे। बहुत ही अच्छे से हमने वीडियो बनाया है, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, ताकि आपके और फ्रेंड्स के भी 100 आउट ऑफ 100 आए साइंस के अंदर। खरपतवार अवांछित पौधे होते हैं जो फसलों के साथ उग जाते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए निराई, जुताई, खरपतवार नाशकों का प्रयोग और मल्चिंग जैसे कई तरीके यूज किए जा सकते हैं। घर्षण बल क्या होता है? ये कैसे काम करता है? घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क में होने पर गति का विरोध करने वाला बल है, जो हमेशा गति की विपरीत दिशा में काम करता है। यह बल गति को कम करता है और ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है। नेक्स्ट है, प्रतिजैविक क्या है? प्रतिजैविक लेते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? तो इसका उत्तर है बच्चों, प्रतिजैविक सूक्ष्म जीवों और उत्पन्न औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है और उनकी वृद्धि को रोक देती है, प्रतिजैविक कहलाती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक हैं, जिन्हें कवक और जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। इनको लेते समय में क्या क्या सावधानी लेनी चाहिए? कि पहला, डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक या
एंटीबायोटिक लेना चाहिए और प्रतिजैविक दवाई का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। प्रतिजैविक आवश्यकता नहीं होने पर नहीं लेना चाहिए, अन्यथा अगली बार जब आप बीमार होंगे और आपको प्रतिजैविक की जरूरत होगी तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणुओं को भी नष्ट कर देती हैं। सर्दी जुकाम फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, पानी में गति करने वाले वस्तुओं की आकृति विशेष रूप प्रकार की क्यों होती है? तो देखिए, तरल में गति करने वाले वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की धारा रेखीय की बनाते हैं, क्योंकि यदि वाहन बहुत उच्च गति से गति करे तो उसके चारों ओर कई हवा का प्रवाह धारा रेखीय ही होगा और विशुद्ध नहीं होगा। इससे वाहन की गति नियमित रहती है। समझाइए, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं? जीवाश्म ईंधन सजीवों के मृत अवशेष से बनते हैं और इन्हें बनाने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। प्रकृति में ये संसाधन सीमित हैं, इनके बनने की प्रक्रिया अत्यंत धीमी है, जबकि वर्तमान में इनका उपयोग तीव्र गति से हो रहा है। अतः जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। क्या तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन की विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित होता है? व्याख्या कीजिए। नहीं, तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित नहीं होता है, क्योंकि जल विद्युत का चालक होता है। लाइनमैन को विद्युत का झटका लग सकता है। क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है? जंग लगने के प्रकरण को दहन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जंग लगने में न तो ऊष्मा उत्पन्न होती है और न ही प्रकाश उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदीप्त पिंड तथा दीप्त पिंड में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो पिंड स्वयं प्रकाश देते हैं उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं, जैसे जलती हुई मोमबत्ती, जुगनू, ताप दीप्त बल्ब, तारे, सूर्य आदि। और जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें हम प्रदीप्त पिंड कहते हैं, जैसे कि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण चमकता है, तो यह प्रदीप्त पिंड है। बाघ परियोजना क्या है, बताइए। हमारी सरकार ने बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर तथा बाघ परियोजना प्रारंभ की है। इसका उद्देश्य अपने देश के में बाघों की उत्तरजीविता एवं संवर्धन करना है। बाघ उन स्पीशीज में से एक है जो धीरे धीरे वनों से विलुप्त होते जा रहे हैं। इस परियोजना के तहत बाघों को संरक्षित किया जा रहा है, जैसे कि सतपुड़ा आरक्षित क्षेत्र में तो इनकी संख्या में वृद्धि भी हुई है। मानव नर जननांग के विभिन्न भागों के नाम लिखिए, शुक्राणु की संरचना को समझाइए। मानव नर जननांग के मुख्य अंगों में एक जोड़ा वृषण, 2 शुक्राणु नलिकाएं और एक शिशन या लिंग होता है। शुक्राणु की संरचना मानव में वृषण नर युग्मक उत्पन्न करता है, जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। इनकी संख्या लाखों में होती है। ये बहुत सूक्ष्म होते हैं। इनमें एक सर, एक मध्य भाग और एक पूंछ पाई जाती है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, एक सर है, एक मध्य भाग है और एक पूंछ है। निबंधात्मक प्रश्न, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनाई देती है, व्याख्या कीजिए। स्वेटर उतारते समय घर्षण के कारण स्वेटर आवेशित हो जाता है। इन आवेशों के एक दूसरे के संपर्क में आने के कारण आकर्षण या प्रतिकर्षण के कारण चट चट की ध्वनि सुनाई देती है। नेक्स्ट है, जब कोई प्रकाश किरण किसी है प्रश्न है, परावर्तन क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक प्रकार को चित्र की सहायता समझाइए। तो उत्तर है, जब कोई किरण किसी सतह पर आपतित होकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौटती है तो इस परिघटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। परावर्तन के नियम में पहला नियम है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण परावर्तित होकर किरण तथा परावर्तक पृष्ठ पर आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। और ये जो है हमारा चित्र है, इसे आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समतल दर्पण है, इस पर आपतित किरण आती है और उसके बाद में परावर्तित किरण बन जाती है और इसमें अभिलंब n है। ठीक है। किसी भूकंप की तीव्रता का मापदंड क्या होता है, बताइए। किसी भी भूखंड की
तीव्रता का माप रिक्टर पैमाने पर किया जाता है। जिन भूकंपों में पैमाना रिक्टर पैमाने पर 3 होता है वह बहुत हल्के भूकंप होते हैं और कोई क्षति नहीं पहुंचाते। जैसे हमें हल्का सा झटका लगता है, कभी कभी तो ऐसे भूकंप का पता भी नहीं चलता है। पर रिक्टर पैमाने पर 7 या उससे अधिक मान वाले भूकंप बहुत भयंकर होते हैं, जो पूरे के पूरे गांव या शहर को गिराकर तबाह कर सकते हैं। समतल दर्पण के सामने रखी वस्तु के प्रतिबिंब बनने की क्रिया को समझाइए। इस प्रतिबिंब की विशेषता लिखिए। समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। जो हमारे घर में शीशा होता है ना, वो समतल दर्पण होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु प्रतिबिंब के दर्पण के सामने रखी होती है। सर्पा दर्पण के सामने रखी वस्तु के प्रतिबिंब बनने की क्रिया को निम्नवत समझाया जा सकता है। समतल दर्पण MN के सामने एक बिंदु स्रोत प्रकाश O रखा गया है। चित्र के अनुसार बिंदु O से चलने वाली 2 किरणें OA तथा OC दर्पण पर आपतित हो रही हैं। दर्पण MN के पृष्ठ के बिंदुओं A और C पर अभिलंब खींचते हैं। फिर बिंदु A और C पर परावर्तित किरणें खींचते हैं। परावर्तित किरणों को क्रमशः AB तथा CD से निरूपित किया जाता है। इन्हें आगे बढ़ाएं तो आगे की ओर बढ़ने पर ये मिलती नहीं। अब इन्हें पीछे की ओर बढ़ाएं। जिस बिंदु पर ये किरणें मिलती हैं उस बिंदु पर I अंकित कर देते हैं। बिंदु I वस्तु का O का आभासी प्रतिबिंब है। हमें ये परावर्तित किरणें D पर स्थित हमारी आंख को बिंदु I से आती दिखाई देती हैं, क्योंकि परावर्तित किरणें वास्तव में A पर नहीं मिलती हैं बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह प्रतिबिंब आभासी है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये हमारा चित्र है बच्चों, देखो समतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण का। नेक्स्ट है यौवनारंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तन की सूची बनाइए। तो देखिए क्या क्या परिवर्तन होते हैं। लंबाई में वृद्धि, इस समय शरीर की लंबी अस्थियों की लंबाई में वृद्धि होती है और व्यक्ति लंबा हो जाता है। लगभग 18 साल की आयु तक लड़के लड़कियां अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं, जो कि आनुवंशिक जीन्स पर निर्भर करती है। शारीरिक आकृति में वृद्धि, लड़कों में कंधे फैलकर चौड़े हो जाते हैं और लड़कियों की कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है। लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट और गठीली दिखाई देती हैं। स्वर में परिवर्तन, लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर बड़ा हो जाता है और कभी कभी आवाज भराने या फटने लगती है। लड़कियों का स्वर यंत्र अपेक्षाकृत छोटा और स्वर उच्चतार तत्व वाला होता है। स्निवेद और तेल ग्रंथियों में वृद्धि, किशोरावस्था में इनका बढ़ जाता है, जिससे कुछ व्यक्तियों के चेहरे पर फुंसी या मुहासे आदि हो जाते हैं। जनन अंगों का विकास, नर जनन अंग विकसित हो जाते हैं। वृषण से शुक्राणुओं का उत्पादन प्रारंभ हो जाता है। लड़कियों में अंडाशय के आकार में वृद्धि हो जाती है और अंड परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशय से अंडाणुओं का निषेचन भी प्रारंभ हो जाता है। मानसिक, बौद्धिक और संवेदनात्मक परिपक्वता, किशोर अधिक स्वतंत्र और सचेत होते हैं। इस समय सीखने की क्षमता सर्वाधिक होती है। कभी कभी परिवर्तनों के वजह से किशोर अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। अगला प्रश्न है स्थिर वैद्युत बल किसे कहते हैं। स्थिर वैद्युत बल को प्रदर्शित करने वाले प्रयोग को चित्र सहित समझाइए। स्थिर वैद्युत बल एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित या अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। वस्तुओं के संपर्क में नहीं होने पर भी यह बल कार्य करता है। स्थिर वैद्युत बल का प्रयोग, हम प्लास्टिक की एक बड़ी सारी स्ट्रा लेंगे और उसे 2 बराबर भागों में बांट देंगे। देखो ये प्लास्टिक की बड़ी स्ट्रा को हमने 2 बराबर भागों में बांट दिया, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या देखना है कि इसको हम एक धागे की मदद से टेबल के एक किनारे पर, जैसे मैंने चित्र में दिखाया, हम लटका देंगे। और अब हम क्या करेंगे कि स्ट्रा के एक टुकड़े को हाथ में पकड़कर और उसके दूसरे टुकड़े को कागज की शीट पर रगड़ेंगे। अब देखो जब हम स्ट्रा को कागज की जब हम स्ट्रा को दूसरी स्ट्रा से पास लेके जाएंगे ना, तो वो स्ट्रा जो है वो आकर्षित करेगी। लेकिन अगर हम
जो जो स्ट्रा लटका हुआ स्ट्रा है वो कागज की शीट पर रगड़ा जाए तो वो प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, अब हम टेबल से लटके हुए स्ट्रा के स्वतंत्र सिरे को भी कागज पर रगड़ेंगे। तो पहले की तरह दोनों स्ट्रा को नजदीक लाएंगे तो हम क्या देखते हैं कि टेबल से लटका हुआ स्ट्रा प्रतिकर्षित होता है। इसका मतलब क्या है कि जो जहां पे हमने कागज से रगड़ा था ना, वो स्ट्रा जो है वहां पे स्थिर विद्युत आवेश उपार्जित हो जाता है। हमारे जीवन में व्यक्तिगत स्वच्छता और शारीरिक व्यायाम का क्या महत्व है? हमारे जीवन में व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक बार स्नान करना चाहिए, क्योंकि श्वेत ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर से गंध आने लगती है। शरीर के सभी भागों को स्नान करते समय भली प्रकार धोकर साफ करना चाहिए। यदि सफाई नहीं रखी गई तो जीवाणु संक्रमण का खतरा हो सकता है। लड़कियों को ऋतुस्राव के समय स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्हें अपने ऋतु चक्र का ध्यान रखते हुए ऋतुस्राव के लिए तैयार रहना चाहिए। शारीरिक व्यायाम, ताजी हवा में खेलना टहलना शरीर को स्वच्छ और स्वस्थ चुस्त फुस्त बनाए रखता है। सभी युवा किशोरों और लड़कियों को टहलना, व्यायाम करना और बाहर खेलना चाहिए। अगला है, प्रयोग द्वारा बताइए कि किसी बर्तन की तली पर पानी द्वारा लगाया गया दाब पानी के स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है। तो अब हमें क्या करना है, हमें एक पारदर्शी कांच की एक नली या प्लास्टिक का पाइप लेना है। पाइप या नली की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर और इसका व्यास लगभग 5 से 7.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक अच्छी पतली रबड़ की शीट भी ले लो। आप गुब्बारे की रबड़ को भी प्रयोग कर सकते हैं। पाइप के एक हिस्से पर रबड़ की शीट को तानकर बांध देते हैं। पाइप को ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखते हुए बीच में पकड़ लेते हैं। अपने किसी दोस्त को कुछ पानी भी उड़ेलने के लिए कहते हैं। रबड़ की शीट का बाहर की तरफ फूल जाती है। पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई नोट कर लेते हैं। कुछ पानी और डालते हैं। रबड़ की शीट का फुलाव और पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई को दोबारा नोट करते हैं। कई बार हम ऐसा करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई बढ़ती है, रबड़ की शीट का फुलाव भी बढ़ता जाता है। अब इस प्रयोग द्वारा हम ये बता सकते हैं कि किसी बर्तन की तली पर पानी द्वारा लगाया गया दाब पानी के स्तंभ की ऊंचाई पर निर्भर करता है। देखो ये एक रबड़ की नली है, नीचे हमने गुब्बारा लगा दिया। जैसे जैसे हम पानी डालेंगे क्या होगा कि नीचे वाला जो गुब्बारा है ना वो फूलता जाएगा। बस यही हमें बताना है कि ये जो बर्तन की तली पर पानी का जो दाब है, प्रेशर है, वो पानी के स्तंभ की ऊंचाई पर, यानी कि जितना पानी होगा उतना ही नीचे वाला गुब्बारा फूलेगा। ये हमें सिद्ध करना है। अब हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी। पहली टिप्पणी है, राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए आरक्षित क्षेत्र होते हैं, जहां मानवीय हस्तक्षेप को सीमित किया जाता है और जैव विविधता को सुरक्षित रखा जाता है। संकटापन जंतु, जीव जंतुओं और पेड़ पौधों की वे प्रजातियां जिनकी संख्या निरंतर एक निर्धारित स्तर से कम होती जा रही है। यदि समय रहते इनके संरक्षण के उपाय नहीं किए गए तो ये विलुप्त हो सकती है। जैसे कि संकटापन प्रजातियां कहलाती है, जैसे कि जंतुओं में एशियाटिक सिंह, गंगा नदी की डॉल्फिन, कृष्णमृग, एक सींग वाला गैंडा, डेजर्ट लिजर्ड, गोडावन, सोनचिड़िया, गिद्ध, बिज्जू और पादप प्रजातियों में पनीरबंद, रोहिड़ा, इंद्रोक, गुग्गल, फोगड़ा, ये सब जो है संकटापन प्रजातियां हैं। अगला प्रश्न है, मानव कान का चित्र बनाइए और ध्वनि के सुनने की प्रक्रिया को समझिए। तो देखो बच्चों, ये हमारा आ गया मानव कान का चित्र, जिसमें ऊपर ये पिन्ना है, ये श्रवण गुहिका है, ये कर्ण पटल है और ये श्रवण तंत्रिका है। ठीक है, सुनने की प्रक्रिया क्या होती है कि हमारे कान की जो बाहर की आकृति है वो कोन या फलक की तरह होती है, फनल की तरह होती है। जैसे हमारे घर में कीप नहीं होती है, वो जिसे पिन्ना कहते हैं। जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो एक नलिका में से गुजरती है, जिसके सिरे पर एक पतली झिरी दृढ़ता से तनित है। यह कर्ण पटल कहलाती है। जब ध्वनि के कंपन या कर्ण पटल पर कंपित करते हैं तो कर्ण पटल कंपन को अंतःकरण तक भेज देता है, जहां से ध्वनि संकेतों को मस्तिष्क द्वारा भेज दिया जाता है, जिससे हम ध्वनि सुनते हैं। तो इस तरह से प्यारे बच्चों,
जो हमारा ये आज का ये पेपर था, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है, आप इसे बार बार वीडियो को देखिए और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि इनमें से कितने प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आए हैं, ताकि हम अगला पेपर उस हिसाब से और अच्छे से बना सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।